Hello everyone, I'm Tanya here, and today I'll be presenting article review on topic defining e-governance, जिसके ऑथर है फ्रैंक बैनिस्टर और रेजिना कॉनली. So, firstly, we talk about introduction of this article. तो इस आर्टिकल का मेन फोकस है ई गवर्नेंस का कंसेप्ट, जिसे कई लोग ई गवर्नमेंट के सिनोनिम्स के रूप में यूज़ करते हैं. लेकिन आर्टिकल के जो ऑथर हैं वो बेनिस्टर और कॉनली कहना चाहते हैं कि ई गवर्नेंस ई गवर्नमेंट से अलग है और इसका अपना एक डिस्टिंक्टिंग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है. इस आर्टिकल का मेन पर्पस है इस टर्म को क्लियरली डिफाइन करना और बताना कि किस तरह आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स को फंडामेंटली चेंज कर. तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. तो ऑथर सबसे पहले ये पॉइंट रेस करते हैं कि ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस और ई डेमोक्रेसी के बीच क्या कन्फ्यूजन्स हैं. लोग इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो क्लैरिटी को ख़त्म कर देता है. गवर्नेंस को ऑथर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है स्ट्रक्चरल गवर्नेंस, ये बताता है कैसे काम हो रहा है, जैसे प्रोसेस, चेक होल्डर्स, सिस्टम्स. और दूसरा है नॉर्मेटिव गवर्नेंस, ये रिलेट करता है वैल्यूज़ से, जैसे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी. अब हम लोग देखते हैं कि ई गवर्नेंस को ऑथर कैसे डिफ़ाइन करते हैं. तो ये जो ऑथर है ये ई गवर्नेंस का क्लियर डेफिनेशन देते हैं जो तीन चीज़ों पर बेस्ड है. फर्स्ट है आईसीटी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या प्रोसेस को चेंज करता है. सेकंड, जब आईसीटी नए स्ट्रक्चर्स या प्रोसेस क्रिएट करता है. एंड थर्ड वन इज़ आईसीटी किसी वैल्यू या नॉर्म को प्रैक्टिकल बना देता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी. तो सिंपल वर्ड्स में ई गवर्नेंस तभी होता है जब टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में कुछ नया फंडामेंटल चेंज लाती है. सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम बनाना ई गवर्नेंस नहीं है. अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम्पल. तो यहाँ ऑथर एक रियल एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे प्लानिंग परमिशन प्रोसेस इन आयरलैंड. वो बताते हैं कि पहले मैनुअल प्रोसेस था, अब ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन प्रोसेस वही है, बस डिजिटल हो गया है. इससे ई गवर्नमेंट कहते हैं, ई गवर्नेंस नहीं. लेकिन अगर फ्यूचर में एआई या एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम डिसीजन ले तो ये ई गवर्नेंस होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ही बदल गया है. नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी अब आईसीटी के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल डिवाइड का इशू अभी भी आता है, सबको एक्सेस नहीं होता. नाउ कम्स टू क्रिटिक पार्ट. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं. तो इस आर्टिकल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका क्लियर फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल और नॉर्मेटिव गवर्नेंस का डिवीज़न. रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे प्लानिंग प्रोसेस और कोरिया का ओपन सिस्टम यूज़ करके ऑथर ने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाया है. इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए यूज़फुल है. अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करते हैं तो आर्टिकल में कुछ लिमिटेशंस भी है. पहला, ये लार्जली कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा एम्पिरिकल डाटा नहीं दिया गया है. दूसरा, एग्जांपल्स मेनली वेस्टर्न कंट्रीज से लिए गए हैं, स्पेशली आयरलैंड, इस वजह से ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड हो सकती है. तीसरा, ऑथर ने ई गवर्नेंस और ई डेमोक्रेसी का डिफरेंस मेंशन किया है, लेकिन डिटेल डिस्कशन नहीं दिया है. नाउ वी कम्स टू कंक्लूज़न. तो आर्टिकल का मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि ये गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट से अलग डिफ़ाइन करता है. ऑथर्स ने बताया कि आईसीटी सिर्फ काम को फास्ट या डिजिटल नहीं बनाता, कभी कभी वो पूरा स्ट्रक्चर और वैल्यूज़ को भी चेंज कर देता है. इस आर्टिकल ने एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया है जो फ्यूचर रिसर्च के लिए डायरेक्शन सेट करता है. तो सिंपल टेस्ट ये है कि अगर आईसीटी से स्टेक होल्डर्स, प्रोसेस या नॉर्म्स चेंज होते हैं तभी हम उसे ई गवर्नेंस कहेंगे. थैंक यू.